है दोस्तों, मैं प्रणव प्रकाश मिश्रा आज भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात संबंधी उपबंधों को आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी आपात संबंधी उपबंध बताए गए हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, खास करके कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद का नटशेल क्या है। आपात से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में उनका नटशेल आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 352 से लेकर के 360 में आपात से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और सामान्य तौर पर जो एक बात हमें जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है वो ये है कि 352 से 360 के मध्य 3 तरीके के आपात दिए गए हैं। पहला आपात है 352 में दिया गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपात की उद्घोषणा होती है वह है। दूसरा है 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर राज्य की व्यवस्था चलती है, जब वो विफल हो जाता है अर्थात संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो आपात की उद्घोषणा की जाती है वो 356 के अंतर्गत की जाती है। और लास्ट इमरजेंसी जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके बारे में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया है। तो अच्छा, एक बात यहाँ पे और स्पष्ट करने वाली है कि जो अनुच्छेद होता है, एक तो इसे अनुच्छेद बोल सकते हैं आप, दूसरा इसको अगर धारा बोलना है तो केवल धारा नहीं बोला जा सकता है, इसको संवैधानिक धारा बोला जा सकता है। तो अक्सर गलती हो जाती है, लेकिन बोलना इसको अगर धारा है तो संवैधानिक धारा आप बोलिए और नहीं तो अनुच्छेद बोलिए। चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहला जो अनुच्छेद है आपात के बारे में वो है 352 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा की जाती है। पहले तो ये जान लीजिए कि पूरे 352 से लेकर के 360 तक को जो अनुच्छेद है 352 से 360 तक का, इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है 352 से लेकर के 355 तक, और फिर है 356 से लेकर के 359 तक, और एक तीसरा है 360। जो 300, अब यहाँ से देख लीजिए कि पहला भाग है 352 से लेकर के 355 तक। अब 352 से 355 तक के जो प्रावधान हैं, अनुच्छेदगत जो प्रावधान है, उनको इस तरह से समझ लेते हैं कि देखिए पहली इमरजेंसी जो है वो 352 के अंतर्गत बताई गई है। आधार क्या होता है, इसको एक कहानी की तरह हम समझते हैं, एक स्टोरी की तरह समझते हैं, ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में बैठी ये बात। 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी को घोषित किया जाता है, यानी आपातकाल को घोषित किया जाता है। नटशेल आप जान लीजिए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर 352 में आपात की उद्घोषणा की जाती है। अब 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा कर दी गई, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि हर आपात उद्घोषणा का, हर आपत्तिक उद्घोषणा का कोई ना कोई प्रभाव होता है। उसका प्रभाव क्या होता है उसके बारे में 353 के अंतर्गत बताया गया है, अनुच्छेद 353 के अंतर्गत बताया गया है। अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई 352 में। 353 के अंतर्गत ये बताया गया कि उसका इफेक्ट क्या होता है। तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण और बात सामने आती है कि जो राजस्व वितरण संबंधी नियम है, जो राजस्व का बंटवारा होता है, जैसे 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा कर दी गई, तो जो राजस्व का वितरण होगा, जो फाइनेंशियल यानी धन का वितरण होगा,
कह लीजिए एक सीधे से शब्दों में, जो राजस्व का वितरण होगा, जो धन का वितरण होगा, उससे संबंधित क्या नियम होंगे, राजस्व वितरण से संबंधित क्या नियम हैं, उसके बारे में 354 के अंतर्गत बताया गया है। अब एक और बात आती है कि जब 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दी गई, आपात की उद्घोषणा कर दी गई, तब ऐसी स्थिति में जहां 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा कर दी गई है, तो राज्यों के प्रति संघ का या यूनियन का क्या दायित्व होगा, क्या कर्तव्य होगा, इसके बारे में 355 के अंतर्गत बताया गया है। अब ये पहला भाग हो गया, 352 से लेकर के 355 तक ये संबंधित है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपात की उद्घोषणा की जाती है उसके लिए। अब हम देखते हैं कि दूसरा भाग जो है वो 356 से लेकर 359 तक है। 356 में जो आपात का प्रकार बताया गया, वो बताया गया कि संवैधानिक तंत्र, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र या किसी एक राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो वैसी दशा में जो इमरजेंसी घोषित की जाती है उसके बारे में 356 के अंतर्गत बताया गया। यानी संवैधानिक तंत्र के विफल होने के पश्चात जो इमरजेंसी लगती है वो 356 के अंतर्गत लगाई जाती है। ठीक है, अब एक इफेक्ट ही आता है कि 356 के अंतर्गत मान लीजिए संवैधानिक तंत्र के विफल होने के पश्चात इमरजेंसी घोषित कर दी गई, तो अब एक बात आती है कि फिर जो विधायिका है या विधायी शक्तियां हैं, उनका बैलेंस कैसे होगा। मान लीजिए जैसे किसी राज्य में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई 356 के अंतर्गत, संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हुआ, विधायी अब वहाँ पे 356 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा कर दी गई, तो ऐसी स्थिति में फिर राज्य की विधायी शक्तियों का क्या होता है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, क्या कैसे उनको मैनेज किया जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर 357 में दिया गया कि जहां पर 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र के विफल होने के पश्चात राष्ट्रीय या राज्यगत आपात की उद्घोषणा कर दी गई, वहाँ पर जो राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग फिर राज्य नहीं कर सकता है, फिर उनका प्रयोग संसद के द्वारा किया जाना आरंभ किया जाएगा। यानी कि जैसे ही 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई, वैसे ही राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद में निहित हो जाएंगी, उनका प्रयोग संसद करेगा। ठीक है, फिर अब बात आती है 358 के अंतर्गत ये बताया गया कि आर्टिकल 19, जहाँ 356 के अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं कि 356 में अगर इमरजेंसी घोषित की गई है 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, तो आर्टिकल 19 और उसका देखिए दो इफेक्ट, मेजर इफेक्ट आता है। पहला होता है कि आर्टिकल 19 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 19 की किसी भी चीज़ों का आप प्रयोग नहीं कर सकते हो, मतलब किसी भी राइट्स का यूज़ नहीं कर सकते हो आप। और फिर दूसरा होता है कि 359 में बताया गया कि जो भाग 3 है संविधान, भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसके अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन हो जाता है। यानी अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, अगर किसी के राइट्स जो भाग 3 में प्रावधान दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, उनका वायलेशन कहीं से होता है, उनका हनन कहीं से होता है, तो कोर्ट में केस भी जाएगा, डिसीजन भी होगा, लेकिन उसका प्रवर्तन रोक दिया जाएगा। यानी उसको फ्रूटफुल नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ध्यान देने वाला शब्द है कि भाग 3 के अधिकारों के प्रवर्तन को रोका गया है। अधिकारों से संबंधित अगर विवाद एराइज होता है, कोई डिस्प्यूट एराइज होता है, तो वो कोर्ट के अंतर्गत जा सकता है, कोर्ट में जाएगा। अब इसका एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, जो भाग 3 के अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 20 और 21 है, 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 को 356 की इमरजेंसी के बाद भी
इन्फ्लुएंस में रखा जाता है वो प्रवर्तित होते रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाग 3 के अधिकारों के प्रवर्तन को रोका जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रवर्तन को रोका जाता है, ना कि अधिकारों के निलंबन। अधिकारों का निलंबन होता है, अधिकारों का निलंबन नहीं होता है। उसके अधिकार, भाग 3 के अधिकारों के प्रवर्तन को रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति इस पे ऐसी रोक लगा देता है। अब लास्ट में तीसरे भाग के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि 3 इमरजेंसी होती है, तो 2 इमरजेंसी हो गई, 352 की, 356 की, और तीसरी इमरजेंसी है वो 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूप में है, वित्तीय आपात के रूप में है। तो ये आपका 352 से 360 तक कवरिंग सेक्शन रहा। आप वित्तीय आपात के संबंध में, आपात पहले आपने देखा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर आपात 352 के अंतर्गत आपने देखा। फिर आपने 356 के अंतर्गत, 352 में आपात उद्घोषणा जो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर होती है, उसके बारे में देखा गया। 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात जो आपात उद्घोषणा की जाती है उसके बारे में देखा। फिर 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। ये एक नट सेल है। ये बताने का उद्देश्य मात्र ये था कि एक कहानी की तरह से किसी भी चीज़ को अगर समझा जाए तो वो लंबे समय तक दिमाग में रहेगी। 352 से लेकर के 360 तक का जो संवैधानिक धारा है, जो अनुच्छेद है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।